हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह हमारा चौथा पार्ट है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुंदरलाल बहुगुणा। तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला। चिपको आंदोलन आपका वनों के संरक्षण से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट लिया गया है। ऑप्शन ए है भारतीय वन संशोधन एक्ट 2019 से। ऑप्शन बी है वन एक्ट के अधिकार 2007 से। ऑप्शन सी है राष्ट्रीय वन नीति 1988 से। ऑप्शन डी है भारतीय वन एक्ट 1927 से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, वन एक्ट के अधिकार 2007 से। तो वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है, यह एक्ट 2007 के वन एक्ट अधिकार से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है, तो यह कारण आपका नहीं हो सकता है। ऑप्शन बी है ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, तो यह भी इसका कारण नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, तो यह ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं। तो भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते हैं क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? हमें इसमें बताना है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? ऑप्शन ए है काली मिर्च, हल्दी, तेजपात। ऑप्शन बी है जीरा, लाल मिर्च, तेजपात। ऑप्शन सी है जीरा, काली मिर्च, इलायची। ऑप्शन डी है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, तेजपत्ता, काली मिर्च और इलायची आपका केरल में उगाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, चिराओ किस राज्य का नृत्य है? चिराओ किस राज्य का नृत्य है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। तो आपका चिराओ मिजोरम का नृत्य है। अगला प्रश्न है, ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक है। ऑप्शन ए है तांबा और टीन। ऑप्शन बी है सीसा और टीन। ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, तांबा और टीन। ऑप्शन डी है तांबा और जस्ता। तो ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संगठक आपका तांबा और टीन होता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है कहलाती है? पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधे के आधार में दिया जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है नैनो सिंचाई। ऑप्शन बी है फेमटो सिंचाई। ऑप्शन सी है ड्रिप सिंचाई। ऑप्शन डी है लघु सिंचाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई। तो पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है उसे हम ड्रिप सिंचाई कहते हैं।
चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का एक थीम है? इसमें हमें बताना है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का थीम कौन सा है। ऑप्शन ए है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ऑप्शन बी है पदार्थ, ऑप्शन सी है प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन डी है भोजन का संरक्षण। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस का थीम आपका हम कैसे चीज़ों को बनाते हैं, यह हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला प्रश्न है, उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी हैं। ऑप्शन ए है संथाली जनजाति, ऑप्शन बी है गद्दी जनजाति, उसके बाद ऑप्शन सी है गौंड जनजाति, ऑप्शन डी है सहाबिया जनजाति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गद्दी जनजाति। तो आपका गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? इसमें हमें बताना है कि अम्ल वर्षा किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है। तो ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन डी है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपका अम्लीय वर्षा का प्रमुख रसायन आपका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसमें नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल है। यह आपका अम्ल वर्षा होने का रासायनिक कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है। हमें बताना है कि जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, तो यह आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण है। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके उष्मारोधी होने का कारण है। ऑप्शन ए है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने से रोकते हैं। तो यह कारण आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी है ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। तो यह भी आपका सटीक आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित रखते हैं। उसके बाद ऑप्शन डी है ऊनी रेशे के बीच वायु ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के उष्मारोधी होने का क्या कारण है? तो ऊन के उष्मारोधी होने का कारण है कि ऊनी रेशों के बीच वायु ट्रैप होता है जो आपका, और क्या होता है उसमें वायु उष्मारोधी होती है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? ऑप्शन ए है असम। असम का नृत्य यहाँ पे बिहू दिया गया है। उड़ीसा दिया गया है भारतनाट्यम, तमिलनाडु लावणी, कर्नाटक कथक। तो इनमें से सही कौन सा है? तो सही हमारा ऑप्शन ए है। असम का आपका लोक नृत्य क्या है? बिहू है। और उसके बाद भरतनाट्यम है, तो भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का है। उसके बाद लावणी, लावणी आपका महाराष्ट्र का है। और उसके बाद कथक, कथक आपका उत्तर प्रदेश का है। तो आप इन सभी को भी याद रखेंगे। असम का आपका बिहू हो गया, उसके बाद भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का हो जाएगा, लावणी महाराष्ट्र का हो जाएगा और कथक उत्तर प्रदेश का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें हमें चूज करना है कि वह कौन सा त्यौहार है जिसे हम पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा है दीपावली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन बी है
होली, गुरु नानक जयंती, रक्षाबंधन। ऑप्शन सी है होली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जयंती। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, होली, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन को हम क्या करते हैं, पूर्णिमा के दिन मनाते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो पूर्णिमा के दिन आपका होली को मनाया जाता है, गुरु नानक जयंती और रक्षाबंधन। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नीला और काला। तो मंड की उपस्थिति को जांचने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर नीला और काला रंग आता है। अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह क्रिया की जाती है वह कहलाती है। हमें बताना है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन ए है फसल की कटाई, ऑप्शन बी है हस्तचयन, ऑप्शन सी है थ्रेसिंग, ऑप्शन डी है निष्पावन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निष्पावन। तो एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है उसे निष्पावन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं को निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। हमें बताना है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए नीचे आपका 4 प्रक्रिया दिया गया है, इसका उचित क्रम हमें बताना है। ऑप्शन ए है निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। ऑप्शन बी है वाष्पन, अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन। ऑप्शन सी है निस्तारण, अवसादन, वाष्पन, निस्यंदन। ऑप्शन डी है अवसादन, निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निस्यंदन, निस्तारण, वाष्पन, अवसादन। तो रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के आपका निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि सबसे पहले निस्यंदन, उसके बाद निस्तारण, वाष्पन और अवसादन का उपयोग होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए है लकड़ी, ऑप्शन बी है कोयला, ऑप्शन डी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी है पेट्रोलियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लकड़ी। तो लकड़ी आपका जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है दाल के पौधे मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य भी करते हैं। तो यह सही है कि दाल के पौधे आपका मिट्टी में नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। उसके बाद ऑप्शन भी है खरीफ की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है। तो यह गलत हो जाएगा, खरीफ की फसल आपका शीत ऋतु में नहीं बोई जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले ऑप्शन को भी देखते हैं। रबी की फसल मार्च एवं अप्रैल में काटी जाती है। तो यह बात सही है कि रबी की फसल की कटाई मार्च एवं अप्रैल में होती है। उसके बाद है उर्वरक के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति कम हो जाती है। तो यह भी सही बात है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि खरीफ की फसल शीत ऋतु में नहीं बोई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ठोस और द्रव अवयवों के मिश्रण के पृथक्करण की विधियों में से वह कौन सी विधि है जिसके द्वारा पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। हमें बताना है कि वह कौन सी विधि है जिसका प्रयोग करके पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। ऑप्शन ए है निस्यंदन, ऑप्शन बी है अपकेंद्रण, ऑप्शन सी है अवसादन, ऑप्शन डी है निस्तारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निस्यंदन। तो निस्यंदन का प्रयोग करके
पनीर फटे हुए दूध से छाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम है। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बछेंद्री पाल। तो भारत की सर्वप्रथम महिला जिन्होंने एवरेस्ट चोटी पर कदम रखा वह बछेंद्री पाल है। अगर आपसे पूछे कि विश्व की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे कदम रखा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जुंको ताबेई। क्या होगा? जुंको ताबेई। इन्होंने 1975 में माउंट एवरेस्ट को फतह किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट्रेन टिकट पर PNR दर्शाता है। ट्रेन के टिकट पर PNR क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है यात्री संख्या रिकॉर्ड, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन सी है यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यात्री का नाम रिकॉर्ड। तो PNR क्या बताता है? PNR आपका यात्री का नाम रिकॉर्ड बताता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए है मिजोरम से गुजरात, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है कश्मीर से बंगलोर, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। तो भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग आपका डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, जिसका लंबाई 4273 किलोमीटर है। कितना है इसका लंबाई? इसका लंबाई आपका 4273 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? इसमें हमें बताना है कि ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है। ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा, ऑप्शन बी है ज्वार भट्टा, ऑप्शन सी है भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन डी है जीवाश्म ईंधन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन क्या है? ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है? ऑप्शन ए है जैसलमेर, ऑप्शन बी है लद्दाख, ऑप्शन सी है मेघालय, ऑप्शन डी है दार्जिलिंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लद्दाख। तो लद्दाख को आपका ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है। तो इस तरह हमने पेडेगोजी अर्थात इसमें पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र के 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है, जो आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।